देखो हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो ये बात समझ में कम आएगी, है ना। जितना क्रिटिकल वो वाला था इसकी जो पहले जेनेटिक्स वाला पढ़े थे, ये कहीं उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जो बात बताएंगे सब बात को ध्यान से सुनना, फिर बाद में कहोगे ये बात समझ नहीं आई अभी, तो जब ध्यान से नहीं सुनोगे तो कैसे समझ में आएगा। बात समझ गए ना। तो एकदम अच्छे समझने का प्रयास करो। देखो ये कहानी इसकी स्टार्ट होगी कहाँ से जानते हो? जब मेंडल ने डिस्कवर किया, मेंडल ने क्या चीज़ देखा कि जो अगली पीढ़ी में वेरिएशन देखने को मिलता है या जो अगली पीढ़ी में एक सिमिलरिटी देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से जाता है। बात समझ रहे हो ना। और उसके लिए वो क्या बताया था कि उसके लिए बताया कि एक फैक्टर है, उसको बाद में हम लोग क्या बोले थे, क्या बोले थे? एलील, या अब उसको क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। लेकिन उस समय वो जीन नहीं बोला गया था, उस समय वो क्या बोले थे कि एक फैक्टर है। अब क्या है वो उसको पता नहीं था। तभी तो बताया था कि जो फैक्टर है जिस वजह से अगली पीढ़ी में वेरिएशन आता है और अगली पीढ़ी में जो सिमिलरिटी मिलती है वो आती है। अब उस फैक्टर को वो जो खोज के गए उस फैक्टर को, उसको लगभग ये 100 साल तक कोई नहीं जान पाया कि वो फैक्टर क्या है, वो जो आगे जा रहा है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वेरिएशन लाता है या सिमिलरिटी लाता है, उसको कोई नहीं जानता था करीब 100 साल तक। बात समझ गए ना। उसके बाद जब उसको डिस्कवर किया गया तो वो ये पता चला कि जो जाता है वो जीन है। बात समझ गए ना। अब देखा है जीन कहाँ मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तुमको, यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम। ये ना यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस लिखा है ना। ध्यान से समझो। हम कह रहे जो वो आगे इनहेरेंट होता है वो क्या होता है? जीन होता है। अब देखो वो कहाँ पाया जाता है। अब उसको अगर देखेंगे तो इसके पहले ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस है। अच्छा ये न्यूक्लियस कहाँ होगा? कोई एक सेल होगा। बात समझ रहे हो ना। इस सेल के अंदर यहाँ बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस ही बाहर निकाला गया है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर इसको देखेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम को देखेंगे तो ये जिससे बना होता है वो क्या होता है? वो लास्ट में क्या निकल के आता है? डीएनए। बस समझ लो। अरे जैसे अगर हम बनाएंगे, मान लो यहाँ पे अगर मान लो ये सेल बना दिए, इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या था? न्यूक्लियस। अब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो इतना बड़ा बनाएंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे एक क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसको क्रोमैटिन बोला गया था। और ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा, है ना। तो ये क्रोमोसोम कुछ ये ऐसा दिखाई देगा और ये क्रोमोसोम पेयर में होता है। अगर जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट को कट करके अगर देखोगे तो ये कुछ ये ऐसा 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 घूमा हुआ बनता है, पूरा ऐसे बनता है क्रोमोसोम। अच्छा क्रोमोसोम क्या हमेशा दिखाई देगा सेल में? बताओ। जैसे मान लो कोई सेल ले लिए, अब उसको हम क्रोमोसोम देखे तुरंत तो दिखेगा? तुरंत कब दिखेगा? क्रोमोसोम किस कंडीशन में दिखेगा बताओ? हाँ फेज बता रहे हैं, लेकिन किस फेज में दिखेगा? कब दिखेगा? कौन सा फेज में दिखेगा? फेज का मतलब क्या होगा वहां पे? देखो जब सेल, सुनो ध्यान से अभी, हाँ वो एनाफेज नहीं कहेंगे भाई हम, अभी ये कहेंगे जब सेल डिवाइड करने वाली होगी तभी क्रोमोसोम दिखेगा। ऐसा क्यों? देखो उसके पहले तो ये जो दिखाई दे रहा है वो क्रोमैटिन है। तुम लोग एक्सपेरिमेंट अगर 10th में किए होगे अपने लैब में, स्कूल में, तो मियोसिस या माइटोसिस को समझने के लिए जो प्याज होती है उसके रूट को काट के माइक्रोस्कोप से देखा जाता था, क्योंकि प्याज के रूट में अभी ग्रोइंग फेज में है। इसका मतलब उसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा है। बात समझ गए ना। अगर सेल डिवीजन तेजी से हो रहा है जिसका मतलब उसमें क्रोमोसोम मिलेगा। अगर किसी का सेल का डिवीजन अभी नहीं हो रहा है तो उसके अंदर क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? क्रोमैटिन मिलेगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है क्या है? ये क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाएगा तो कुछ ऐसे ऐसे करके फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और इसी क्रोमैटिन कंडेंस होने के बाद क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, लेकिन वो हमेशा दिखाई नहीं देगा, तब दिखेगा जब क्या होगा? सेल का डिवीजन होना होगा तब। बात समझ गए ना। अब उसका सेल के डिवीजन, देखो सेल का डिवीजन तो अब बहुत सारे फेज है ना। पहले तो उसकी साइकिल होती है G1 S G2 M, ये साइकिल होती है। उसके बाद M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो प्रोफेज से दिखना शुरू होता है, मतलब बहुत बहुत क्लियर नहीं दिखेगा। मेटाफेज में एकदम क्लियर दिखेगा।
बात समझ गए ना। तो मेटाफेज में क्या होगा, क्लियर दिखेगा। तो जब क्रोमोसोम दिखेगा, अगर आप देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसा, ये कहाँ से हम इसको काट करके देखे हैं, इतने पार्ट को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इसको खींच दोगे ना तो ऐसा एक थ्रेड मिलेगा, धागा में इसको खींच दो, तो अगर मान लो इसको खींच दे तो मान लो कुछ ऐसा दिखाई दे, अब ये धागा हो गया। अब इस धागे को ऐसे जूम करके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसके अंदर कुछ ये ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा। और अब ये क्या है, डीएनए है। और इसी डीएनए में जानते हो, इसी डीएनए में अलग अलग पार्ट में हर अलग अलग क्वालिटी का जीन होगा। तो इस डीएनए के अंदर देखो ये है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन। बात समझ गए ना। अब देखो हर एक जीन का काम अलग होता है। और एक बात और समझो, जीन का काम क्या है अलग, मतलब उससे रिलेटेड प्रोटीन का बनाना। क्योंकि बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है अल्टीमेट क्या है, प्रोटीन बनना। जैसे सेल बना है तो प्रोटीन ही तो मिल के बना होगा सेल। इसे जो एक हायरार्की होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल। फिर क्या होता है, टिश्यू, फिर टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरी बॉडी ऐसे बनता है। तो अगर सेल्स के पीछे जाओगे तो जो सेल बना है मान लो वो प्रोटीन से बना है। अब प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। और एमिनो एसिड को सिग्नल कौन देता है, ये जीन देता है। बात समझ गए ना। तो जब जो मेंडल ने डिस्कवर करके गए कि वो जो चीज आगे देखने को मिलता है जो कि अलग अलग है, वो क्या है, वो है फैक्टर। और उसको क्या बोले थे, एलील। और उसको अब जाके जब ये डिस्कवरी हुई तब बोला गया, उसको क्या बोला गया, जीन। बात समझ में आया कुछ। तो अब हम लोग इसी जीन को पढ़ेंगे, आखिर ये जीन क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट मिलके बनता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, लोग ऐसे इसको प्रूव कैसे किए कि हाँ जो जा रहा है वो जीन ही है। बस समझ गए ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जीन दिखाई दे रहे हैं तुमको। तो ऐसा हो सकता है कि एक डीएनए में जो अलग अलग जीन है इसका काम कुछ और है, मान लो इसका काम फर्स्ट, इसका काम सेकंड, इसका काम थर्ड, मतलब इसका अलग अलग फंक्शन है। अब अलग फंक्शन मतलब जैसे मान लो कि कोई जीन ऐसा है जो बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। कोई जीन ऐसा है जो ह्यूमन के आई के जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई जीन ऐसा है जो उसके हेयर कटिंग का हेयर का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कटिंग का नहीं, कटिंग तो यही होती है, समझ गया ना। वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा जो अलग अलग जीन है सबका अपना अलग अलग काम है। और जान जाओ जितना भी प्रोटीन बनेगा सारा प्रोटीन उस जीन के सिग्नलिंग के बाद ही बनेगा। जैसे बॉडी के अंदर, जैसे जब बॉडी का ग्रोथ होगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा, सेल बनेगा तो बॉडी ग्रोथ होगा। तो जितना प्रोटीन बनेगा सारा प्रोटीन, सारा सेल उस जीन के सिग्नल के बाद बनेगा। तो अभी जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखो इसको देखते हैं। तो जैसे जानते हो जो जैसे मान लो कोई सेल बनना है तो सबसे पहले समझो क्या होगा, डीएनए होगा। बात समझ गए ना। मतलब सबसे पहले यूनिट क्या होगा, डीएनए। और इस डीएनए से फिर क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, आरएनए। और इस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। बात समझ गए ना। तो जब भी कोई नई प्रोटीन बनेगी तो उस पक्का उस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इस पूरे प्रोसेस को एक नाम देते हैं, अभी आगे पूरा डिटेल मिलेगा, उसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा इसको बोलते हैं, अभी मिलेगा आगे। पहले इतना समझो कि जैसे मान लो ये प्रोटीन बना, अब यही प्रोटीन आगे क्या बना देगा, सेल बनाएगा। और ये सेल जब अरेंज होगा तो उसको ऑर्गन बनेगा, वो बॉडी बनेगा। बात समझ पा रहे हो, कुछ बात आ रहा है तुमको बात समझ में, कोई दिक्कत जतिन। अब देखो बात क्या है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमको उस बात को जानना है कि जो ये स्टार्टिंग कर रहा है आखिर वो कौन है, वो कौन है जो कि इसको बनाता है। अगर हम इसको जान जाएंगे तो इसको भी हम बना सकते हैं। इसी से तो निकल के आएगा अगला चैप्टर जो मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ रहे हो, जो अगला आएगा, क्योंकि हम इसको जान गए हैं। हम ये जान गए कि कलर, स्किन कलर कौन देगा और आंखों का कलर कौन देगा। अगर लौकी का साइज छोटा है तो बड़ा कौन करेगा। मार्केट में मिलता है ना, जैसे मार्केट में तुम लोग देखोगे जो कैप्सिकम होता है उसका नेचुरल कलर ग्रीन होता है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। हाँ, तो उसके बारे में बता। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये डीएनए। अब सोचो ये डीएनए लोग समझ गए, अब इसके साथ इतना छेड़खानी कर रहे हैं डीएनए के साथ कि मतलब गवर्नमेंट को इसमें पॉलिसी लाना पड़ा कि तुम किसी को अपने मन से उसका चिन्ह नहीं कर दोगे। कि मान लो तुम अगर सीख गए हो तो जा रहे हो, पकड़ा उसको, पकड़ उसका जीन चेंज कर दो, तो ये तो नेचर के खिलाफ हो जाएगा ना। जैसे पहले लोग जब इसकी डिस्कवरी हुई, जब गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया गया तो गवर्नमेंट सोचा वाह कितने अच्छे आदमी हो यार, तुम तो मतलब इतना बढ़िया काम कर सकते हो।
जीन चेंज करो करो खूब करो। तो वो क्या किया, इतना उल्टा सीधा जीन मतलब चेंज करने लग गया कि गवर्नमेंट खुद ही परेशान हो गया। जैसे मान लो हम बताते हैं ना कि मान लो लौकी का साइज कुछ ऐसा होता है, अब इसको क्या कर दिया, ऐसे कोई बना दिया लौकी, बस समझ गया ना, जीन डाल के। अब बताओ वो बेचारी लौकी परेशान, अब मतलब मेरा साइज भाई रहने दो, हम हमारा क्यों पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिए हो। तो इससे लौकी परेशान मतलब ये होगा कि वो नेचर को तुम क्या कर रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, बस समझ गए ना। और तुम देख लो नेचर में, जैसे कि खेती बाड़ी में मतलब एक अभी आएगा, क्या बोलते हैं उसमें पढ़ते हैं, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अभी जो वो पढ़ा रहे थे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे बताए थे। तो शुरू में क्या, जो क्वालिटी बढ़ाने के लिए दोनों को हाइब्रिडाइज करके नया क्वालिटी बनाया गया था, उसको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोले थे। जो मेंडल यूज किया था वो भी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ही थी। बात ना करो, समझ नहीं आ रहा है मेरी बात, आ रहा है ना, तो बात क्यों करते हो, बात ना करो भाई, सुनो ध्यान से। तो मेंडल ने जो किया था वो किया था हाइब्रिडाइजेशन किया था, और क्या बोला था उसको, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बोला अपने किया था। लेकिन जब ये लोग जीन को डाल गए तो कहे मेंडल को साइड में हटाओ, इसका जीन काट लाओ, उसके डाल दो, ना तो हाइब्रिडेशन करना पड़ेगा, ना उसको जर्मिनेट करना पड़ेगा, ना समय लगेगा, कुछ नहीं, बस इसको काटो, उसमें डाल दो, काम खत्म। अब हालांकि इसको काट के उसमें डालना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, अब वो है, लेकिन काट कैसे डालते हैं तो ये कहलाता है। तो इसी को हमको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो शुरुआत होगा चैप्टर, इस वाले डायग्राम तुम लोग थोड़ा दिखाई समझ आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या था, देखो ये क्या था, सेल था, इसके अंदर क्या मिला, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ये क्या हुआ, डीएनए। बैकग्राउंड वैसे दिख रहा है कुछ। अब देखो हम लोग जब पढ़ेंगे तो अपने सिलेबस रिगार्डिंग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझ जाओ। जो हम लोग सिलेबस पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, डीएनए क्या होता है। मतलब मेन मैटर तो डीएनए का ही है, जो कुछ कर रहा है कौन कर रहा है, डीएनए। अब उसके बाद देखो इस डीएनए को भी जेनेटिक मटेरियल बोला गया, बस समझ गए ना। अब फिर उसका वो सर्च कैसे हुआ, जैसे जो मेंडल ने डिस्कवर किया, मटर के पौधों को सेलेक्ट किया, उससे अपना काम किया। तो अभी हम लोग बताएंगे ये कैसे वेरीफाई हो पाया कि हमारा जो जीन है वो डीएनए ही है, तो उसको पढ़ेंगे। फिर आरएनए वर्ड पढ़ेंगे, जो डीएनए के बाद आरएनए होता है। आरएनए के बाद उसका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। अच्छा इसको यहाँ देखो समझ जा दे, जो लिखे थे यहाँ पे क्या, देखो जब ये डीएनए से डीएनए बनता है, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब इससे आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। बात समझ गए। और याद रखना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो इसमें वही बात ये बताया जा रहा है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे आरएनए वर्ड, फिर पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, फिर आएगा जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, फिर जेनेटिक कोड, तब आएगा ट्रांसलेशन। अब फिर ट्रांसलेशन के बाद आएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करेगा उसको पढ़ेंगे। इसका मतलब एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक सेल है, ध्यान समझना, बहुत गहरी बात है ये। जैसे मान लो एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और उस डीएनए में सोचो, उस डीएनए में हमारे बॉडी के हर एक जीन, हर एक एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला जीन उस डीएनए में है। सुन रहे हो बात को। जैसे मान लो जो डीएनए मिलेगा, ऐसा समझना कि इस डीएनए में बॉडी में जो कुछ भी कंट्रोल हो रहा है उसको कंट्रोल करने वाला सारा जीन इस डीएनए में है। लेकिन बात यह है कि वो जीन का एक्सप्रेशन कहाँ पे होगा, वो डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कहाँ है। बात समझ गए ना। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो जिस समय बॉडी बन रही थी, अर्थात एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो पहले क्या था, जाइगोट था। हम बताए थे उस जाइगोट में ऐसा क्या है कि अगर वो जाइगोट ह्यूमन का होगा तो आगे चल के बेबी क्या बनेगा, ह्यूमन का। अब वहां से जीन को सिग्नल मिला कि तुम जाओ और उसके आंखें बनाओ, है ना। अब सोचो वो आंखें यहां ना बना के कहीं पीछे तरफ बना देता, बस समझ गया ना, क्योंकि वो चलेगा तो हर जगह पे। तो उसके मतलब ये हुआ कि उस हर एक सेल के पास वो चीज है, बस ये है कि उसको एक्सप्रेस कहां करना है, वो बात डिपेंड करता है कि हम अभी कहां पे पहुंचे हैं। बात समझ गए ना। जैसे मान लो अभी तुम लोग पढ़ने आए हो, तुम लोग के दिमाग में बहुत सारी
मतलब भावनाएं होंगी कि हमको ये मिले, ऐसा करो, ऐसा जाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन क्या तुम सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तुमको कहाँ पे एक्सप्रेस करना है वो तुमको स्थान देखना पड़ेगा। बात समझ गए ना? स्थान मतलब ये, जैसे मान लो तुमको कुछ खाना है, मान लो कुछ विशेष आइटम खाने के लिए मन, थोड़ा सुनो ध्यान से। अब तुम्हारे दिमाग में देखो बात वो चल रही है, अब यहाँ हमसे तो बोलोगे नहीं सर ये खिला दीजिए, नहीं बोलोगे ना। अब जब बोल दोगे अरे ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ और मान लो बात आ जाए तो। अब जैसे मान लो सुनो, तुम जैसे घर पे जाओगे, मम्मी से तो कुछ भी बोल सकते हो, मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो। अब हमसे सोचो सर ये बना दो, वो बना दो, हम नहीं बना, बोल दोगे, मतलब हमको मम्मी मान लियो। ठीक है, कोई बात नहीं, खिला देंगे, लेकिन यहाँ बनाएंगे थोड़ी, बनाने वाला काम होगा ना। तो मतलब क्या, देखो कहने का मतलब है हमारे अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं। इसे बोलते हैं ना कि यार ठीक है, अभी हम उस लायक नहीं, इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं, अभी हम उस लायक नहीं इसलिए बोल नहीं रहे, लेकिन जानते हैं हम भी हैं बोलना। लोग बोलते हैं ना, जब मेरा मौका आएगा तो बोलेंगे जरूर। तो मतलब हमारे अंदर सब कुछ है। तो ऐसे ये जो सेल होता है उसके अंदर सब कुछ होता है, सब कंट्रोल करने का होता है, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ करेगा? जहां उसकी जरूरत है। अगर ऐसा ना करता तो इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर मुखड़ा जो बना है वो ना बनता। किसी की आंखें इधर होती, किसी की आंखें इधर होती, किसी की आंखें माउथ पे आगे होता, किसी के पीछे, तो सब एकदम कितना कंट्रोल मैनर में बन रहा है ना। मतलब कितना कम्प्लेक्स है। देखो नेचर को थोड़ा समझो, मतलब नेचर को समझने का मौका मिलेगा। एक जो होते हैं ना कि यार अभी हम क्या बोलते हैं, हम इतना नेचर को समझ गए हैं कि हमको अब इससे पूरा मेरा मतलब मोह माया से, अरे बात बहुत करते हो, एपिसोड पसंद नहीं आ रहा है क्या? तो बात क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, अब आगे देखो, अगला पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फिर क्या पढ़ेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम तुम लोग खूब सुनोगे। फिंगरप्रिंटिंग मतलब ऐसे प्रिंट लगाना नहीं होता है, जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको समझना है। उसके बाद हम इससे बता पाते हैं कि हाँ ये इस सेल का डीएनए या उस सेल का डीएनए। कुछ बैकग्राउंड समझ में आया? आ गया? कुछ बैकग्राउंड समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आ गया? तो अब चलो शुरू करते हैं। तो अब शुरू होगा क्या? देखो ये अब जो कुछ था, देखो ध्यान से, बस डिस्कस नहीं, बात नहीं, ध्यान से समझो बात को। अभी हम लोग इतना देर तो जो कुछ किए समझे गए, जो कुछ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? डीएनए। अब हमको क्या पढ़ना है? डीएनए। अब देखो यहाँ पे क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लगभग मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है जो आगे जाता है वो क्या है? डीएनए है। कुछ हैं ऐसे प्राणी जैसे कि, अच्छा वायरस लिविंग में आएगा कि नॉन लिविंग में आएगा? वाह, कितने लोग हैं? हाँ लिविंग बोले, हम उठाओ लिविंग वाले बताओ, कितने लोग लिविंग बोल रहे हो? लिविंग बोलो, जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम बचा है। लिविंग कि नॉन लिविंग? लिविंग कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग सर, कल तक का टाइम दो। एक मिनट का टाइम दो। यस, सही बात बोला है बंदा। बैक्टीरिया जो वायरस होता है वो एक्चुअली लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। सर क्या आप सुनाइए? बीच का है? हाँ बीच का है, हाँ बीच का है, सही कह रहे हो। बीच का अच्छा एक्टिंग कर लेते हो। अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, मिल जाएगा कुछ, कहीं अगर सड़क पर निकल जाएंगे तो। सुनो ध्यान से, जो वायरस होता है वो ना तो मतलब अगर चाहे उसको ऐसे कर लो, बस सुनो, चाहे ऐसे कर लो, ना तो वो लिविंग है तो नॉन लिविंग है, चाहे या तो कह लो लिविंग है और नॉन लिविंग दोनों है। देखो उसको क्या होता है, अगर मान लो वायरस को एक बॉटल ले लो, उसको बंद करके उसको टाइटली पैक करके रख दो 1 महीना तक, 2 महीना तक, 3 महीना तक, वो उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा, ऐसा लगेगा कि मरा हुआ है। सही बता रहे हैं। और जैसे उसको होस्ट मिलेगा ना, उसकी आत्मा जग जाती है और उसको खाना शुरू कर देता है। हाँ मतलब जब तक वो अकेले रहेगा, ऐसे रहेगा जैसे मान लो नॉन लिविंग में मर गया है, उसको कोई छूना नहीं, और जैसे कोई छुआ अपना आत्मा जगाएगा और काम करना शुरू कर देगा।
देखो इसी हरकत की वजह से, उसकी जो ये हरकत दिखाई दी, मतलब इसी कैरेक्टर की वजह से उसको जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया था उससे उसको बाहर रख दिया गया था कि तुमको हम इस किंगडम समाज से बाहर रख दे रहे हैं, तुम इस किंगडम में रहने लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी हरकत इसमें मिलती नहीं। तो कोई वायरस तो नहीं है। चलो तो आप सुनो ध्यान से, इसमें क्या बताना था कि मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे वायरस टाइप का, इसमें आरएनए होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल की तरह शो करता है। कुछ वायरस में आरएनए होता है, बाकी सब में क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखो जो डीएनए होता है इसको मतलब ये प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। अब देखो धीरे धीरे इसमें केमिस्ट्री भी आएगी। क्लास 11th में एक चैप्टर था बायोमॉलिक्यूल्स, तुम लोग उसमें तुम लोग बस कोई बात नहीं, अभी हम किसी दिन उसको पढ़ा देंगे। बायोमॉलिक्यूल जो तुम लोग को होता है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा समझ आएगा, परेशान बात नहीं है। बस पहले इसको सुने, उसको सुनोगे तभी पढ़ाएंगे, अगर नहीं सुनोगे तो नहीं पढ़ाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अगर इधर से ध्यान हटा तो समझ जाओ। अरे मतलब समझ नहीं आएगा और क्या। अब तो अगर हम पढ़ा रहे हैं, अब तुम लोग को समझ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा पढ़ा देंगे। यही मेरा काम ही है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, समझ गए ना। चलो बस सुनो ध्यान से। अब देखो इधर, अब जो डीएनए है, देखो जो डीएनए है उसको एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए दोनों होता है। अब इसी को ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये प्रकार का न्यूक्लिक एसिड जो है, क्या करना है? सिकरू। अच्छा बंद कर दे, एसी बंद करो। पढ़ाएं? चलो सुनो ध्यान से। चल ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए और आरएनए बोलेंगे, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर तुम लोग बात करोगे ना, बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ाएंगे, समझ गए ना। अब कुछ समझ में नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। अब हाँ, मिट्टी के अंदर हम घुस गए, फिर खोद खोद के लिखे, समझ गए ना। वो एक कहानी सुने हो ना, जो तुम लिखते हो कलम से कागजों में, वो हम लिखा करते हैं शिलाओं पे। मजा आता। बस बस बस। जो चट्टान होते हैं ना, चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान को शिला बोलते हैं। अगर उसमें खून खून के लिख देंगे तो उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। जो स्याही से लिखोगे उसको कोई मिटा सकता है। चलो बस ध्यान समझो। इससे पूछ लेना। हाँ? कॉमेडियन समझ लियो क्या? चलो बस बस शांत रहो। अब तुम लोग ज्यादा कॉमेडी करोगे फिर हम ऐसे पढ़ा देंगे जल्दी जल्दी। हाँ तो हो तो रहा है, हो तो रहा है। अरे शायरी थोड़ी थी ये, बस अच्छा पिछली वाली ये थी, रुको फिर से जोड़ना पड़ेगा। पिछली वाली देखो ये थी, जो तुम लिखते हो कलम से कागजों पे, उसको मैं लिखता हूँ शिलाओं पे। समझ गए ना। अब देखो आगे, देखो सुनो ध्यान से। जिसकी खोज मेंडल ने किया था, जो वेरिएशन का, और इसमें जो जीन है उसका खोज किया था ये फ्रेडरिक मेस्चर ने। अब ये देखो कहाँ से किया था, देखो इसको ही समझते हैं। ये आइसोलेटेड अ फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल। पस समझते हो? व्हाइट ब्लड पस, मतलब जैसे किसी को घाव हो जाता है तो कोई मवाद निकलते हैं ना, मवाद जिसको बोलते हैं, वो पस है। तो वो क्या करता है, ये फ्रेडरिक मेस्चर साहब जहाँ हॉस्पिटल थी, देखो एक्चुअली क्या था, वो हॉस्पिटल के किनारों में टहल रहे थे। जैसे मान लो जो बैंडेज का डैमेज पार्ट कहीं फेंक दिए बाहर, तो उसमें पस लगा हुआ था, वो उसको उठा ले आए। उनके दिमाग में आता, देखते हैं आखिर इसमें होता क्या है। समझ गए ना? हाँ क्या
क्या बोलो बोलो बोल दो। देखो यही है, देखो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी यहाँ पे ये है, बोले ना, बोलो क्या बोले हो, देखो नहीं बता पाई ना, इसीलिए बस 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 सुनो ध्यान से, साइंटिस्ट की आदत है क्या ये चीजें, और क्या, यही तो है। हाँ यही तो, तुम लोग को दिमाग वहां तक जाता ही नहीं है, तुम लोग का दिमाग बस यहीं तक रह पाता है। चलो आगे देखो, तो ये उसमें किया था, और जो डिस्चार्ज बैंडेज फेंका गया था। अब देखो ये कब की बात है, 1869 की बात है। ये नेम्ड, अब देखो जो उन्होंने डिस्कवर किया उसका अभी नाम जो रखा था वो न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा था? न्यूक्लिन। हमने क्या बताया था उसको नाम क्या रखे? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अभी वो न्यूक्लिक एसिड नहीं रखा था, जब वो डिस्कवर किया तो उसको क्या रखा था? न्यूक्लिन। और यहाँ के एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजी मतलब समझते हो? हाँ, जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो ब्लड टेस्ट होता है उस लैब को पैथोलॉजी बोलते हैं, जो करता है उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। समझ गए? अब ये रिचार्ड अल्टमान थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस न्यूक्लिन का नाम क्या कर दिया? न्यूक्लिक एसिड। और ये 1889 न्यूक्लिन बिकॉज ऑफ द इस एसिडिक नेचर, क्योंकि जो ये डिस्कवर किया न्यूक्लिन उसका नेचर एसिडिक था, इसीलिए क्या बोल दिया उसको? न्यूक्लिक एसिड। समझ गए? चमक गया? अब देखो आगे, अब जो डीएनए डिस्कवर किया गया, जो डीएनए, गाइज इधर थोड़ा देखो, ध्यान दो। जो डीएनए डिस्कवर किया गया, देखो ध्यान से, जो डीएनए डिस्कवर किया गया, अब हम उसको क्या समझेंगे? वो उसको डीएनए और आरएनए में क्या क्या चीज होता है ये समझना है। देखो मतलब जो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया गया, देखो उसको बोला जाए तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? जो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया गया उसको अगर कई जोड़ दोगे तो पॉलीमर बन जाएगा, मतलब एक रहेगा। जब एक रहेगा तो मोनोमर कहलाता है, जब कई जुड़ता क्या कहता है? पॉलीमर कहलाता है। तो एक्चुअली वो जो न्यूक्लिक एसिड था वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर था। देखो बात कहां से आ रही? डीएनए जो डिस्कवर किया गया वो क्या बोला गया? वो न्यूक्लिक एसिड है, और वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है? वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। यानी एक को देखो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखा जाए तो क्या क्या चीज मिलता है? एक नाइट्रोजनस बेस मिलता है, एक पेंटोज शुगर मिलता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब जो डीएनए बना होता है, डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। अब ध्यान समझो, जो डीएनए बना होता है वो डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब इस पेंटोज शुगर में ये राइबोज होता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में, क्योंकि उसमें डीएनए और आरएनए दोनों था। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना गया है, इस डायग्राम का नाम है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान समझो, देखो एक्चुअली जो हम ये वाला डीएनए यहाँ पे हम लोग तुम लोग को दिखवाए थे ऐसे, इस डीएनए, ये डीएनए मिल के बना है, किससे मिल के बना है? न्यूक्लियोटाइड से। अब देखो इस न्यूक्लियोटाइड में क्या था बताए थे? देखो नाइट्रोजनस बेस था। अब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। यहां पे तुमको दिखाई दे रहा है ये है फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो दिखाई दे रहा है ये पेंटोज शुगर, और जो ये दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजनस बेस है। पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को मिला के बना गया न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जब ऐसे जुड़ता गया तो ये बन गया क्या? पॉलीमर बन गया, और इसी पॉलीमर को बोला गया न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड जब यूं करके घूम गया तो क्या कहलाया? डीएनए। बात समझ में आया? डीएनए के अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। डीएनए को हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जब ये पूरा एक चेन बनाएगा उस चेन को पॉलीमर बोलते हैं, और जब वो पॉलीमर ऐसे घूम जाएगा तो क्या बनाएगा? डीएनए। और इसी डीएनए क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आया? इसका मतलब डीएनए का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड, उसी में मिलकर बनता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो इसके बाद, अब जब हम लोग, अब इतना बात तुम लोग के दिमाग में थोड़ा बात आया कि डीएनए हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है? वो ये है। कहाँ से पढ़े? उसका बैकग्राउंड में क्या है? किससे मिलकर बना है?
इससे मिलकर बना है। जो इसके यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब जो कहानी पढ़ी जाएगी वो कहानी न्यूक्लियोटाइड की पढ़ना है कि वो न्यूक्लियोटाइड, अब देखो इसके अंदर घुसना है, ये क्या है, ये कैसे मिलके बनता है, इसके अंदर क्या होता है, फिर उसका इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सबका फंक्शन पढ़ना है, फिर उसका ऐसे जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वो पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो अगली क्लास में हम लोग इसी का पूरा ये पढ़ना है, पूरा इसका एक्सप्लेन करना है। बात समझ गए ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।